गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम बीए फर्स्ट ईयर की फ़िलासफ़ी की क्लास में हमारा फर्स्ट पेपर इंडियन फ़िलासफ़ी पढ़ रहे हैं। इंडियन फ़िलासफ़ी में हमने चारवाक दर्शन शुरू कर रखा है। चारवाक दर्शन में हमने कल प्रत्यक्ष प्रमाण के बारे में पढ़ा था और ये देखा था कि जो चारवाक है वो केवल एक ही प्रमाण को स्वीकार करता है और वो है प्रत्यक्ष प्रमाण। और हम ये जानते हैं कि प्रमाण क्या होता है। प्रमाण होता है ज्ञान का साधन। लेकिन हमने कल एक बात ये भी की थी कि चारवाक ही एकमात्र ऐसा दर्शन है भारतीय दार्शनिकों में जो सिर्फ एक प्रमाण को स्वीकार करता है, वो है प्रत्यक्ष। लेकिन चारवाक के अलावा जितने भी नास्तिक और आस्तिक दर्शन हैं वो कोई 2 प्रमाण स्वीकार करता है, कोई 4 प्रमाण स्वीकार करता है, कोई 6 तक प्रमाण को स्वीकार करता है। तो ये जो 6 प्रमाण हैं, इनमें से जो बहुत महत्वपूर्ण प्रत्यक्ष के बाद माने जाते हैं उनमें से एक है अनुमान प्रमाण और एक है शब्द प्रमाण। तो चारवाक ने ये तो कह दिया कि वो प्रत्यक्ष प्रमाण को मानता है, लेकिन उसे लगा कि सिर्फ प्रत्यक्ष प्रमाण को स्वीकार करना और प्रत्यक्ष प्रमाण को महत्वपूर्ण बताना ही काफी नहीं है। इसलिए चारवाक को ये जरूरी लगा कि वो अनुमान प्रमाण और शब्द प्रमाण की अप्रमाणिकता को भी सिद्ध करे। मतलब प्रत्यक्ष की प्रमाणिकता तो अपने आप में भी सिद्ध है। प्रत्यक्ष को सिद्ध करने की जरूरत नहीं है कि प्रत्यक्ष एक बहुत महत्वपूर्ण प्रमाण है। प्रत्यक्ष चूंकि हमारी इंद्रियों से जुड़ा है और अगर हमारी इंद्रियों में कोई दोष नहीं है, मतलब उसमें कोई कमी नहीं है, जैसे हमारी आंखें सही हैं, दुरुस्त हैं, हमें ठीक दिखाई देता है, तो हमें आंखों से होने वाला प्रत्यक्ष सही ही होगा। अगर हमारे कान ठीक से सुन रहे हैं तो हम इसके माध्यम से ग्रहण कर ही लेंगे शब्दों को। ठीक है। तो अब यहां पर कहने का मतलब यह है कि अगर चारवाक को अपनी प्रमाण मीमांसा को, अपनी ज्ञान मीमांसा को ज्यादा प्रमाणिक सिद्ध करना है, ज्यादा ऑथेंटिक बताना है, तो चारवाक के लिए या लोकायत दर्शन के लिए यह जरूरी हो गया कि वो अनुमान प्रमाण को, जो बहुत महत्वपूर्ण प्रमाण है, प्रत्यक्ष के बाद सबसे महत्वपूर्ण प्रमाण अनुमान प्रमाण है, कि उसको अप्रमाणिक सिद्ध करे। उसके बाद शब्द प्रमाण भी बहुत महत्वपूर्ण प्रमाण भारतीय दर्शन में स्वीकार किया गया है, क्योंकि सभी दार्शनिकों ने, मैंने बताया था कि 9 दर्शन के हमारे यहाँ पर संप्रदाय हैं, 9 फिलॉसफी के स्कूल हैं, जिसमें से लगभग सभी प्रत्यक्ष, अनुमान और शब्द प्रमाण को स्वीकार करते हैं। अब इनमें से प्रत्यक्ष को तो चारवाक भी मानता है, क्योंकि इसे मानने के लिए किसी भी तरीके की अनुभव से परे जाने की जरूरत नहीं होती। अनुभव से परे जाने के लिए जिन प्रमाणों की जरूरत होती है वहां पर चारवाक ठिठक जाता है, एक तरीके से हम ये कह सकते हैं। तो अब अनुमान प्रमाण को एक तरीके से अप्रमाणिक सिद्ध करने के लिए या उसे कम प्रमाणिक सिद्ध करने के लिए जरूरी है पहले हम समझे तो सही कि अनुमान होता क्या है। तो मैं इसके बारे में आपको संक्षेप में ही बताऊंगी, क्योंकि अनुमान प्रमाण को हम डिटेल में पढ़ेंगे जब हम न्याय दर्शन पढ़ेंगे। न्याय दर्शन एक आस्तिक दर्शन है, हालांकि वो वेदों पर आधारित है, फिर भी उसका अपना स्वतंत्र चिंतन है। वो उसने प्रमाण मीमांसा पर बहुत अध्ययन किया, रिसर्च की, इसलिए वो प्रमाण मीमांसा का अध्ययन उसका सबसे महत्वपूर्ण है, बहुत गहराई से उसने अध्ययन किया है। तो अनुमान प्रमाण को हम डेप्थ में तभी पढ़ेंगे जब हम न्याय दर्शन को पढ़ेंगे। फिलहाल तो हम न्याय होता क्या है उसकी डेफिनेशन, शब्द का अर्थ जान लेते हैं, क्योंकि चारवाक अनुमान का खंडन करता है। तो किसी भी चीज का खंडन करने से पहले हम ये जाने कि वो विचार क्या है, वो परिभाषा क्या है। तो अनुमान 2 शब्दों से मिलकर बना होता है, एक होता है अनु, एक होता है मान। अनु का मतलब होता है बाद में, अनु एक क्या है, उपसर्ग है, और मान का मतलब होता है ज्ञान। तो मतलब ऐसा ज्ञान जो हमें बाद में हो। तो अब इसके साथ ही एक प्रश्न हमारे मन में उठता है कि बाद में जो ज्ञान होता है तो पहले कौन सा ज्ञान होता है। तो पहले कौन सा ज्ञान होता है, मैंने कल बताया था, प्रत्यक्ष ज्ञान को प्रथम ज्ञान माना जाता है। प्रत्यक्ष से होने वाला ज्ञान प्रथम ज्ञान कहलाता है। प्रत्यक्ष प्रमाण भी है और प्रत्यक्ष ज्ञान भी है, इस बात का खास ध्यान रखिए। प्रत्यक्ष प्रमाण से होने वाले ज्ञान को भी क्या कहते हैं, प्रत्यक्ष ही कहते हैं। लेकिन अनुमान प्रमाण से जो ज्ञान होता है उसको अनुमिति कहते हैं। ठीक है। तो अब हम फिर से आते हैं कि प्रत्यक्ष के बाद जो ज्ञान होता है उसे अनुमान कहा जाता है। एक अनुमान को यह भी कह सकते हैं कि ज्ञात के आधार पर अज्ञात का ज्ञान करना अनुमान कहलाता है। जो मुझे दिखाई दे रहा है उसके आधार पर जो मुझे नहीं दिखाई दे रहा उसका ज्ञान प्राप्त करने की कोशिश करना क्या है, अनुमान है। जैसे मान लीजिए कोई पहाड़ है,
दूर एक पहाड़ आपने देखा और उस पर से धुआं आपने उठते हुए देखा, तो आपने देखा क्या कि वहां पर धुआं उठ रही है। तो ये जो धुआं है ये आपको दिख रहा है, आपको इसका बोध है, आपको इसका ज्ञान है, लेकिन इसके आधार पर आप ये बोल रहे हैं कि वहां पर आग लगी होगी, ये अनुमान प्रमाण है। तो जो प्रत्यक्ष के आधार पर जो अप्रत्यक्ष ज्ञान हम प्राप्त करते हैं उसको क्या कहेंगे, उसको अनुमान प्रमाण कहेंगे। तो अब आप लोगों को क्लियर हो गया होगा, अनुमान प्रमाण से होने वाला ज्ञान अनुमिति वो ज्ञान होता है जो हमें प्रत्यक्ष ज्ञान के बाद होता है। ये बात तो हमको क्लियर हो गई। अब अनुमान प्रमाण की सत्यता का आधार क्या है? जैसे प्रत्यक्ष की सत्यता का आधार तो क्या था कि हमें इंद्रियों से पता चल जाता है, इंद्रिय अनुभव प्रत्यक्ष प्रमाण और प्रत्यक्ष ज्ञान की सत्यता का या उसकी प्रमाणिकता का या उसकी वास्तविकता का आधार था। लेकिन अनुमान प्रमाण की सत्यता का, अनुमान प्रमाण की प्रमाणिकता का आधार क्या है? अनुमान प्रमाण की प्रमाणिकता का या उसकी वास्तविकता का या उसकी सच्चाई का आधार व्याप्ति है। तो अब एक नया शब्द आपके सामने आ गया कि व्याप्ति क्या होता है। व्याप्ति का मतलब होता है एक ऐसा संबंध दो वस्तुओं के मध्य है जो अनिवार्य हो, सार्वभौमिक हो। तो और अनिवार्य मतलब वो संबंध होगा ही होगा, बिना शर्त के जो संबंध दो वस्तुओं के बीच में होगा उसे व्याप्ति संबंध कहते हैं। और जब मैं कहती हूँ सार्वभौमिक तो मतलब सभी जगह समान रूप से पाया जाएगा, भारत में भी पाया जाएगा, जापान में भी पाया जाएगा, उत्तर में भी पाया जाएगा, दक्षिण में भी पाया जाएगा। जैसे 2 और 2 4 होते हैं, ये एक सार्वभौमिक ज्ञान का उदाहरण मानते हैं, जो सारी जगह कहीं भी चले जाइए 2 को 2 से जोड़ेंगे तो 4 ही होगा। क्लियर? तो इसी तरह, और बिना शर्त का संबंध कैसे है कि 2 में 2 ऐड करोगे तो शर्त लगाने की जरूरत नहीं, बीच में सिर्फ प्लस का साइन लगा दीजिए, वो भी एक निशान है, एक चिन्ह है, एक गणितीय हम ये कह सकते हैं कि सहायक तत्व है जिसकी मदद से हम योग करते हैं। क्लियर हो गया यहाँ पर? तो व्याप्ति ऐसा संबंध हो गया जो अनिवार्य है, सार्वभौमिक है, बिना शर्त के है। आपकी किताबों में कहीं कहीं लिखा होगा उपाधि रहित है, तो यहाँ उपाधि का मतलब शर्त है कि वो शर्त के बिना है। क्लियर? अब ऐसे का एग्जाम्पल, जैसे आप देखना चाहिए मैडम कोई एग्जाम्पल बताइए, तो एग्जाम्पल देखिए ये हो सकता है जैसे मैंने बताया धुएं और आग के बीच में, आपने धुआं देखा तो धुआं तभी होगा जब आग होगी, तो आपने धुआं देख के कह दिया होगा कि वहां पर जहां धुआं होता है वहां आग जरूर होती है, लेकिन इसका उल्टा होना जरूरी नहीं है। ये बात का भी हमको ध्यान रखना है कि व्याप्ति में किस तरफ से किस तरफ जाया जाता है। व्याप्ति में हेतु से मतलब कारण से साध्य की तरफ जाया जाता है। अब 2 टर्म और आपके सामने आ गई कि ये हेतु क्या होता है और साध्य क्या होता है। बहुत सारे नए नए शब्द आप लोगों को सीखना होगा और इन शब्दों की परिभाषाएं आपको याद करना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये छोटे प्रश्न आते हैं। ठीक है, तो अब ये हेतु साध्य ये भी जानना आप लोगों के लिए जरूरी होती है। जो कारण होता है उसको हेतु कहा जाता है, कि किसी भी कार्य के होने का कोई कारण होता है, उस कारण को हम हेतु कहते हैं। उस कार्य को जो हो गया या जो होने वाला है उसको हम क्या कह सकते हैं? साध्य कह सकते हैं। साध्य का मतलब जो सिद्ध होगा उसको क्या कहा जाएगा? साध्य। साध्य को लक्ष्य भी कह सकते हैं। ठीक है, समझ गए? तो किसी साध्य को सिद्ध करने वाला एक हेतु होता है, कारण को हेतु कहेंगे, हेतु को कारण कहेंगे। ये बात भी आप क्लियर मान लीजिए। तो व्याप्ति संबंध हेतु और साध्य के बीच का संबंध भी माना जाता है। तो अनुमान जो है वो किस पर निर्भर होता है? अनुमान व्याप्ति पर निर्भर होता है, और व्याप्ति एक अनिवार्य और सार्वभौमिक संबंध होता है। इसे हेतु और साध्य का संबंध भी कहते हैं। यहां तक आपको बात क्लियर आ गई? आज की क्लास यहीं तक करते हैं। कल की क्लास में हम ये देखेंगे कि कैसे व्याप्ति को चार्वाक असत्य सिद्ध कर देता है। मतलब अनुमान किसके ऊपर टिका है? व्याप्ति के ऊपर टिका है। अगर हम व्याप्ति को ही गलत सिद्ध कर दे तो अनुमान अपने आप गलत सिद्ध हो जाएगा। मतलब किसी मकान की नींव ही को हम हटा दे तो मकान अपने आप गिर जाएगा। तो यही चार्वाक करता है। तो ये हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। थैंक्स।